हेलो स्टूडेंट, मैं एस यादव ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और उसका अध्याय 9 जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और इसके हमने 2 वीडियो पूर्व में देखे, अर्थात हमने 2 वीडियो के अंदर देखे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार, इतिहास और प्रादेशिक अंतर्राष्ट्रीय समूहों को भी हमने पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार जिन्हें कहा जाता है पोर्ट या पतन। तो बच्चों तैयार हो जाइए आज के अध्याय को पढ़ने के लिए। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार किन्हें कहा जाता है? पतन या पोर्ट को कहा जाता है। बच्चों हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? बंदरगाह भी कहा जाता है। यहाँ आप एक चित्र देख रहे हैं एक बंदरगाह का, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक जलयान खड़ा हुआ है। और उसके बाद देखिए इस जलयान जहाँ खड़ा है वो जलीय भाग है और उसके बाद ये स्थलीय भाग है। तो कहने का मतलब है कि बंदरगाह या पतन या पोर्ट ऐसे स्थान होते हैं जहां जल और स्थल का एक तरह से क्या होता है? मिलन होता है। और यहां पर जहाज़ों के अंदर यदि हम बात करें, सामान का लदान किया जाता है और सामान को उतारा भी जाता है। आज आधुनिक तकनीकी के कारण देखिए पोर्ट पर किसको उपयोग में लेने लगे हैं? मशीन और यंत्रों का भी उपयोग करने लगे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए सामान का लदान और सामान को उतारने का कार्य भी किया जा रहा है। तो देखिए बच्चों हम सबसे पहले देखते हैं पोर्ट क्या है। तो देखिए यहाँ पर जहाज़ों पर यात्रियों को चढ़ाने और उतारने, माल के लदान और उतरान और नौभार के भंडारण की कुछ सुविधाओं से युक्त पोताश्रय का एक वाणिज्यिक भाग होता है। तो कहने का मतलब कि वह स्थान जहाँ पर देखिए एक तो यात्री और दूसरा क्या है? माल। और इनका क्या किया जाता है? चढ़ाना और उनको उतारना। माल में यदि हम देखें तो लदान और उसका उतरान। कई बार देखिए बहुत सारे देशों द्वारा देखिए बंदरगाहों पर क्या किया जाता है? भंडारण भी किया जाता है वस्तुओं का। तो ऐसे स्थान को क्या कहा जाता है? पोर्ट या पतन कहा जाता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या है बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार भी माना जाता है। आपको याद होगा पूर्व में मैंने देखिए समुद्री जल मार्गों को पढ़ाया, उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई पोर्टों के बारे में भी आपको बताया। और अब हम एक एक करके देखिए यहाँ पर बंदरगाहों को जानेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले हम उसकी कुछ विशेषताओं को पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया के मुख्य प्रवेश द्वार पोताश्रय तथा पतन होते हैं। अब देखिए ये तो क्या है? पोर्ट हैं। और पोर्ट के पास वह जगह जहां पर जलयानों को खड़ा किया जाता है उसे कहा जाता है पोताश्रय। आगे देखिए इन्हीं पतनों के द्वारा जहाजी माल तथा यात्री विश्व के एक भाग से दूसरे भाग को जाते हैं। यानी ये वो स्थान है जहां से देखिए यात्री भी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं। और भारी जो माल होता है उसका आयात निर्यात भी इन्हीं बंदरगाहों के द्वारा होता है। पतन जहाज के लिए गोदी, लादने, उतारने तथा भंडारण हेतु सुविधाएं प्रदान करते हैं। देखिए यहाँ सामान को उतारा जाता है, लादा जाता है और सामान का क्या किया जाता है बच्चों? भंडारण किया जाता है। उसके बाद देखिए इन सुविधाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से पतन यानी बंदरगाह के प्राधिकारी नौगम्य द्वारों, रख रखाव, रस्सों व बंजरों, और देखिए यहाँ पर देखिए जो बड़े बड़े जलयान होते हैं उनके ऊपर छोटी छोटी जो नौकाएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बंजरों कहा जाता है। और उनके साथ साथ क्या होते हैं? विभिन्न रस्से भी होते हैं। आपने जलयान के चित्र को कभी देखा भी होगा इस तरह से। और उसके बाद देखिए कि व्यवस्था करने और श्रम एवं प्रबंधकीय सेवाओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करते हैं। यहाँ पर देखिए एक तो श्रम भी उपलब्ध होता है, यानी मजदूर, श्रमिक जो सामान को लादने और उतारने और चढ़ाने का कार्य करते हैं। कुछ देखिए यहाँ पर जो मैनेजर्स होते हैं जो यहाँ पर देखिए यात्रियों और सामान का क्या करते हैं? मैनेज भी करते हैं। और उसके बाद देखते हैं एक पतन यानी पोर्ट के महत्व को
नौभार के आकार और निपटान किए गए जहाजों की संख्या द्वारा निश्चित किया जाता है। किसके द्वारा? देखिए, एक तो नौभार और उसका आकार, दूसरा देखिए कार्य का जो निपटान किया जा रहा है उसके आधार पर। एक पोर्ट या पतन द्वारा निपटाया नौभार उसके पृष्ठ प्रदेश के विकास के स्तर का सूचक होता है। कई बार देखिए पूछा जाता है कोई बंदरगाह कितना बड़ा है, वो देखिए उस बंदरगाह का जो पीछे का जो क्षेत्र है जहां पर देखिए जनसंख्या निवास करती है उसे कहा जाता है उसका पृष्ठ प्रदेश। अर्थात जिस पोर्ट या बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश जितना संपन्न होगा वो बंदरगाह उतना ही बड़ा और विकसित कहलाएगा। आगे देखते हैं बंदरगाहों के वर्गीकरण अर्थात उनके प्रकार। पोर्ट, देखिए मैं बार बार इसको पोर्ट, बंदरगाह या पतन, पोर्ट, बंदरगाह या पतन के प्रकार यहां पर देखिए 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर। पहला आता है निपटाए गए नौभार के अनुसार, फिर उसके बाद देखेंगे अवस्थिति। अवस्थिति का मतलब कि वो बंदरगाह कहां पर स्थित है, नदी के किनारे, नहर के किनारे, समुद्र के किनारे, उसकी स्थिति के आधार पर। उसके बाद आता है विशिष्टीकृत कार्यकलापों के आधार पर, अर्थात कार्यों के आधार पर भी देखिए यहां बंदरगाहों का क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। अब एक एक करके हम इन वर्गीकरणों को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए हम देखते हैं निपटान के आधार पर, निपटाए गए नौभार के अनुसार पतनों के प्रकार। तो सबसे पहले जो प्रकार दिया गया है वो कौन सा है बच्चों? औद्योगिक। तो सीधा सा है, देखिए ये जो औद्योगिक पोर्ट होते हैं या बंदरगाह होते हैं यहां पर उद्योगों के लिए कच्चा माल लाया जाता होगा, या देखिए एक देश से दूसरे देश की ओर कच्चा माल भेजा जाता होगा। उसके बाद देखिए औद्योगिक क्षेत्र है तो उस माल को किसमें बदल दिया जाता है? विनिर्माण की प्रक्रिया द्वारा पक्के माल के रूप में, जिसे हम कहते हैं निर्मित माल के रूप में बदल दिया जाता है। तो फिर निर्मित माल का भी देखिए व्यापार किया जाता है। इसलिए औद्योगिक जो पोर्ट होते हैं वहां पर कच्चा और निर्मित माल दोनों का क्या होता है? लदान और उतरान की प्रक्रिया होती है। तो यहां देखिए, यहां एक बंदरगाह का आपको देखिए दृश्य दिखाया गया है जहां ये जलयान खड़े रहते हैं, इसको कहा जाता है पोताश्रय। और उसके बाद देखिए जहां सामान उतारा और चढ़ाया जाता है वो वाला हिस्सा कहलाता है पोर्ट, पतन या बंदरगाह। और यहां जो आप चित्र देख रहे हैं ये लिस्बन का है। लिस्बन क्या है? यूरोप का एक देखिए शहर है। और इस शहर का देखिए, इसमें यदि हम बात करें जो पोताश्रय जो दिखाया गया बहुत ही सुरक्षित पोताश्रय है। यहां से देखिए आवागमन होता है इन जलयानों का, और ये प्रमुख रूप से एक औद्योगिक पोर्ट के रूप में जाना जाता है जिसका नाम क्या है? लिस्बन पोर्ट। ये पतन थोक नौभार के लिए विशेषीकृत होते हैं, यानी ये किसके लिए विशेषीकृत होते हैं? थोक माल के लिए। उसके बाद देखिए जैसे अनाज, अनाज क्या है? अपने आप में कच्चा माल। उसके बाद देखिए चीनी। अब हम यहां पर देखते हैं गन्ने से क्या बना दी जाती है? चीनी। ये क्या है? विनिर्मित माल है। उसके बाद देखिए आइस, ये कच्चा माल है। उसके बाद देखिए तेल, और फिर है रसायन, और इसी प्रकार के पदार्थ, यानी इसी से मिलते जुलते पदार्थों का क्या किया जाता है? यहाँ पर व्यापार किया जाता है इन पोर्टों के ऊपर। अब अगला देखते हैं, तो देखिए वाणिज्य या व्यापारिक पोर्ट या पतन। तो इसमें देखिए ये पतन सामान्य नौभार उत्पादों, यहां देखिए सामान कैसा है? सामान्य रूप से जिनका व्यापार किया जाता है, तथा विनिर्मित जिसे देखिए पुनः निर्मित कर दिया जाता है, वस्तुओं का निपटान करते हैं। ये पतन यात्री यातायात का भी प्रबंध करते हैं। अब देखिए व्यापारिक दृष्टि से तो है, अब व्यापार करने के लिए मशीनें तो होती नहीं है बच्चों, कौन होते हैं? व्यक्ति भी व्यापार के लिए आवागमन करते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है यात्री यातायात का भी क्या किया जाता है? यहाँ पर प्रबंधन किया जाता है। और तीसरे प्रकार का देखते हैं विस्तृत पतन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व में सर्वाधिक जो बड़े बंदरगाह पाए जाते हैं वो कौन सी श्रेणी में आते हैं? विस्तृत पतन बंदरगाह की श्रेणी में आते हैं। ये पतन बड़े, यहां पर लिखा है परिमाण। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। परिमाण का अर्थ किससे लिया जाता है? मात्रा से। परिमाण में सामान्य नौभार का थोक में प्रबंध करते हैं। संसार के अधिकांश महान यानी बड़े बड़े
पतन विस्तृत पतनों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसे याद रखना। विश्व में सर्वाधिक किस प्रकार के बंदरगाह पाए जाते हैं या पतन या पोर्ट पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक कौन से पाए जाते हैं? विस्तृत पतन पाए जाते हैं, और ये आकार में भी क्या होते हैं? बड़े होते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है विस्तृत पतन कहा जाता है। अब आगे देखते हैं दूसरे प्रकार से अवस्थिति। किसके आधार पर देख रहे हैं? स्थिति के आधार पर कि वो बंदरगाह कहां पर स्थित है के आधार पर पतनों के प्रकार। तो सबसे पहले अंतर्देशीय। तो अंतर्देशीय की यदि हम बात करते हैं, ये जो पोर्ट होते हैं ये वो पोर्ट होते हैं, देखिए, जो समुद्र के किनारे स्थित न होकर किसी नदी या हम ये कह दें कि किसी नहर के किनारे होते हैं, और उस नहर और नदी के माध्यम से किससे जुड़े होते हैं? खुले महासागरों से या सागरों से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता अंतर्देशीय पतन, अर्थात ये समुद्र से अंदर की ओर होते हैं। ये पतन समुद्री तट से दूर अवस्थित होते हैं, जैसा कि यहां कहा गया समुद्री तट से क्या होते हैं? काफी दूर होते हैं। ये समुद्र से एक नदी अथवा नहर द्वारा जुड़े होते हैं, या तो किससे जुड़े होते हैं? नदी, या किससे जुड़े होते हैं? नहर से जुड़े होते हैं। ऐसे पतन चौरस तल वाले जहाज या बंजरे द्वारा ही गम्य होते हैं। ये बंजरे क्या है? छोटी नौकाओं द्वारा। बड़े जलयान तो अंदर जा ही नहीं सकते, क्योंकि नहरें इतनी विशाल नहीं होती और नदियां इतनी विशाल होती हैं। बड़े जहाज़ों को तो देखिए सागर तटीय किनारे पर ही रोक दिया जाता है। उसके लिए देखिए यहाँ पर किसको काम में लिया जाता है? छोटी नौकाओं को काम में लिया जाता है। यहाँ आप एक चित्र देख रहे हैं, ये देखिए इंग्लैंड का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, और ये इंग्लैंड के अंदर देखिए जो नदी द्वारा जुड़ा हुआ है और नहर द्वारा जुड़ा हुआ, और इस बंदरगाह का नाम है मैनचेस्टर। कहाँ पर है ये बच्चों? इंग्लैंड के अंदर, जो मैनचेस्टर नहर के ऊपर ही स्थित है। तो यहाँ देखिए उदाहरण स्वरूप मैनचेस्टर एक नहर से जुड़ा है, जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसका जो डायग्राम दिखाया गया था, ये कौन सा पोर्ट का? देखिए ये पतन का जो चित्र है ये इंग्लैंड के मैनचेस्टर का। आगे देखिए मेम्फिस मिसिसिपी नदी पर अब स्थित है। तो यहाँ देखिए यूएसए के अंदर एक नदी है जिसका नाम है मिसिसिपी नदी, वहाँ पर भी देखिए एक बंदरगाह स्थित है जिसका नाम है मेम्फिस। अब उसके बाद देखिए राइन के अनेक पतन हैं। अब यूरोप की एक महत्वपूर्ण नदी जिसका नाम है राइन, जिसे हम पढ़ चुके हैं पूर्व की कक्षा के अंदर, वहाँ पर भी देखिए अनेक बंदरगाह स्थित हैं, जैसे मैनहीम तथा डयूशबर्ग। और उसके बाद देखिए एक और बंदरगाह है, देखिए जो हुगली नदी के किनारे भारत में स्थित है, जिसका नाम देखिए क्या है? कोलकाता बंदरगाह। और हुगली नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की एक सहायक नदी है, अर्थात उसकी एक शाखा है, जिस पर कौन सा पोर्ट स्थित है? कोलकाता पोर्ट। बच्चों ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये देखिए हुगली नदी के किनारे स्थित कोलकाता बंदरगाह का दृश्य दिखाया गया है, जो नदी पर बना हुआ बंदरगाह। यहां आप देख रहे हैं कि ये जो वस्तुएं हैं, सामान हैं, जो कंटेनरों में क्या है? पैक हैं, और इन्हें देखिए जहाज़ों के माध्यम से लाया जाता है और ले जाया जाता है। तो इस तरह से दो बंदरगाहों के आपको क्या दिखाए गए? चित्र भी दिखाए गए हैं। एक तो कोलकाता और दूसरा किसका दिखाया गया? मैनचेस्टर। मैनचेस्टर जो इंग्लैंड में मैनचेस्टर नहर से जुड़ा हुआ, और भारत के अंदर देखिए जो नदी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम क्या है? कोलकाता, और नदी का नाम है हुगली नदी। और हुगली नदी किसकी सहायक है? भारत की सबसे बड़ी या विशाल नदी जिसका नाम है गंगा, उसकी एक सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। आगे देखते हैं बाह्य पतन। और बाह्य पतन उन बंदरगाहों को कहा जाता है जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में, अर्थात खुले जो महासागर होते हैं उनके तटीय क्षेत्रों में जो बंदरगाह बनाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है बाह्य पतन या बाह्य बंदरगाह। आगे देखिए ये गहरे जल के पतन होते हैं, क्योंकि कहाँ पर होते हैं? सागर तट से काफ़ी दूर जाकर होते हैं, इसलिए गहरे सागर के अंदर इन्हें निर्मित किया जाता है, जो वास्तविक पतन से दूर बने होते हैं। मूल रूप से जो स्थलीय भाग होता है उससे काफ़ी दूर सागर की गहराई में जाकर इसको बनाया जाता है। ये उन जहाज़ों जो अपने बड़े आकार के कारण उन तक पहुंचने में असक्षम हैं को ग्रहण करके पैतृक पतनों को सेवाएं प्रदान करते हैं।
अब देखिए इसके बाद इसका भी उदाहरण देखते हैं। उदाहरण स्वरूप देखिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र के अंदर दो बंदरगाह, एक तो यूनान और एक एथेंस के में इनके बाह्य पतन पिरेनियस एक उच्च कोटि का संयोजन है। अर्थात ये बंदरगाहों का एक संयोजन या उदाहरण है। कहाँ पर हैं? एथेंस और यूनान के अंदर। और ये कहाँ के हैं? यूरोप के। और यूरोप के भी कौन से भाग में स्थित हैं? दक्षिणी भाग में स्थित हैं। आगे देखते हैं अगला वर्गीकरण। देखिए आता है विशिष्टीकृत कार्यकलापों के आधार पर पतनों के प्रकार। यानी यहां जो देखिए वर्गीकरण किया गया, किसके आधार पर किया गया? क्रियाकलाप या कार्यकलापों के आधार पर। और कार्यकलापों के आधार पर यदि हम देखते हैं, सबसे पहले एक बंदरगाह आता है जिसका नाम है तेल पतन, अर्थात ऑयल पोर्ट के नाम से जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर इस बंदरगाह पर जो व्यापार होता है, जो वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, वो किसका होता होगा? तेल का होता होगा। और इसीलिए इसे कहा जाता है तेल बंदरगाह या तेल पतन या तेल पोर्ट कहा जाता है। जैसा कि यहाँ एक चित्र में दिखाया गया है आप लोगों को, एक तेलीय बंदरगाह का चित्र है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं इसमें, ये पतन तेल के प्रक्रमण और नौ परिवहन का कार्य करते हैं। इनमें से कुछ टैंकर पतन भी हैं। देखिए कैसे पतन है यहाँ पर। यदि हम बात करें पोर्ट की तो टैंकर, क्योंकि तेल किस में भरकर आता है? टैंकरों में भर के आता है। और जहाज़ों के अंदर भी क्या बने रहते हैं? बड़े बड़े विशालकाय टैंकर बने रहते हैं। तथा कुछ तेल शोधन पतन है। और दूसरे देखिए किसके रूप में जाने जाते हैं? जहां पर बड़ी बड़ी क्या लगी होती है? रिफाइनरी लगी होती है, जो कच्चे तेल को क्या करती हैं? एक तरह से अलग अलग भागों में बांटती है, अर्थात तेल का शुद्धिकरण किया जाता है। किसमें? रिफाइनरी में। और उन्हें कहा जाता तेल शोधन शालाएं। तो ये तेल शोधन शालाएं भी कहां पर लगाई गई हैं? बंदरगाहों के पास ही लगी होती हैं। इसलिए वहां पर कच्चा तेल लाया जाता है, फिर देखिए रिफाइनरी द्वारा उसे क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं परिष्कृत किया जाता है। और फिर वापस उसको निर्यात कर दिया जाता है या देश के अंदर उसे काम में ले लिया जाता है। आगे देखिए ऐसे कुछ उदाहरण भी हैं। वेनेजुएला, दक्षिणी अमेरिका का एक देश जिसका नाम है वेनेजुएला। वेनेजुएला में देखिए यहाँ पर हम देखते हैं मराकाइबो झील। और मराकाइबो जो झील है दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। और इस झील के किनारे खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं। और वहीं पर देखे इसी मराकाइबो झील के कारण इसका नामकरण भी इस क्षेत्र का किया गया है। मराकाइबो क्षेत्र कौन से देश में है? वेनेजुएला। आगे देखिए यहाँ अफ्रीका का एक देश जिसका नाम है ट्यूनीशिया, छोटा एक देश है। उसमें भी देखिए एक्स खीराक नाम से जगह है। उसके बाद आता है लेबनान। और लेबनान के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर देखिए त्रिपोली टैंकर पतन पाया जाता है, अर्थात यहाँ पर भंडारण की सुविधा उपलब्ध है। और देखिए उसके बाद पर्सिया। पर्सिया किसको कहा जाता है बच्चों? ईरान या इराक को। वेरी गुड, ईरान को कहा जाता है। ईरान का पुराना नाम क्या है? पर्सिया। पर्सिया की खाड़ी, जिसे हम कह देते हैं फारस की खाड़ी भी कहते हैं। पर आबादान एक तेल शोधन पतन है। और ये देखिए आबादान का चित्र भी यहाँ पर आपको दिखाया गया है। कौन सा पोर्ट है ये? आबादान पोर्ट का चित्र है, जो एक विशाल पोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो वर्गीकरण किया किसके आधार पर? तेल के आधार पर। अब अगला वर्गीकरण देखते हैं बच्चों। देखिए अगला पाया जाता मार्ग पतन, अर्थात नाम से ही है लंबे लंबे मार्गों के मध्य में जो बंदरगाह पाए जाते हैं उनको कहा जाता है मार्ग पतन। दूसरा नाम है विश्राम। देखिए लंबे मार्ग होते हैं, यहाँ पर जलयानों को बहुत सारी एक तरह से हम कह सकते हैं मूलभूत आवश्यकताओं की जरूरत पड़ती है। तो वो विश्राम करने के लिए अपने जलयानों को रोकते हैं। जो मार्ग में जो बंदरगाह पड़ते हैं वहाँ पर वो विश्राम करते हैं या ठहरते हैं। ऐसे ही कुछ बंदरगाह हैं जिसका एक चित्र आपको दिखाया गया है प्रशांत महासागर के अंदर। देखिए यदि हम बात करें उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर के बीच में एक बंदरगाह है जो यूएसए के हवाई द्वीप पर स्थित है और जिसका नाम क्या है? होनोलुलु। और होनोलुलु जो बंदरगाह है इसे कहा जाता है द क्रॉस रोड ऑफ द पैसिफिक, प्रशांत महासागर का चौराहा। अर्थात ये एक तरह से कैसा बंदरगाह है? विश्राम पोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ऐसे पतन हैं
जो मूल रूप से मुख्य समुद्री मार्गों पर विश्राम केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं। सीधा सा है, यहाँ जलयानों को रोका जाता है। उद्देश्य क्या होता है? विश्राम का उद्देश्य होता है। आगे देखिए, जहां पर जहाज पुनः ईंधन भरने, एक तो देखिए ईंधन कम हो जाता है तो उसकी जरूरत पड़ती है ईंधन भरने, जल भरने, क्योंकि पीने के लिए क्या चाहिए? पानी भी चाहिए, तथा खाद्य सामग्री, यानी ये मूलभूत आवश्यकताओं में से कुछ चीज़ें होती हैं जो जलयान पर यात्रा करते हैं उस समय हमें आवश्यकता महसूस की जाती है। उसके बाद देखिए लिए लंगर डाला करते थे। अब यहाँ पर देखिए एक बंदरगाह है यहाँ पर एशिया का, जिसका नाम क्या है? अदन पोर्ट। दूसरा देखिए प्रशांत महासागर का एक पोर्ट जिसका नाम है होनोलुलु, और उसके बाद एक पोर्ट और देखते हैं जिसका नाम है सिंगापुर। ये भी एशिया का देश भी है और बंदरगाह भी है। इसके अच्छे उदाहरण हैं, ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। मार्ग वाले बंदरगाह या पोर्ट कौन से हैं? मार्ग वाले यदि पोर्टों को पूछा जाए तो बच्चों याद रखना, एक तो अदन जो अदन की खाड़ी में स्थित है, दूसरा होनोलुलु जो प्रशांत महासागर में स्थित है, और उसके बाद आता है देखिए सिंगापुर, और ये दक्षिणी चीन सागर में स्थित सिंगापुर देश के अंदर ही, जिसे कहा जाता है सिंगापुर पोर्ट। और इस तरह से देखिए इनकी जो लंगर डालने के लिए गहरे सागर होते हैं वहां पर जलयानों को आराम से पोताश्रय में खड़ा कर दिया जाता है, और फिर ये मूलभूत अपनी आवश्यकताओं की क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। आगे पढ़ते हैं, देखिए तीसरे नंबर पर आता है पैकेट स्टेशन। अब देखिए इन्हें फेरी पतन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कहने का मतलब है ये पैकेट जो स्टेशन होते हैं, दो देखिए स्थान होते हैं, एक स्थान ए और जैसे हम लेते हैं एक दूसरा स्थान बी, दो स्थान देखिए, इन दोनों के बीच में देखिए जलयानों का आवागमन चलता रहता है। तो एक कौन सा स्थान है? ए, और दूसरा कौन सा? बी। जब यहाँ पर देखिए जलयानों का फेरी लगाते रहते हैं, एक दिन में, 2 दिन में, यानी जलयानों का आवागमन, और ऐसे बंदरगाहों को कहा जाता पैकेट या फेरी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ये पैकेट स्टेशन विशेष रूप से छोटी दूरियों को तय करते हुए जलीय क्षेत्रों के आर पार डाक यात्रियों के परिवहन से जुड़े होते हैं, यानी बार बार जो फेरे लगाते रहते हैं जलयान जो, और उन्हें क्या कहा जाता है? पैकेट स्टेशन या फेरी पतन। किसके लिए? या तो डाक के लिए या यात्रियों के लिए। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं, और दूरी भी कैसी होती है? छोटी छोटी दूरियों के रूप में। उसके बाद देखिए ये स्टेशन जोड़ों में इस प्रकार अवस्थित होते हैं कि वे जलीय क्षेत्र के आर पार एक दूसरे के सामने होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के क्या होते हैं? आमने सामने, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। देखिए एक तो इंग्लैंड के डोवर का बंदरगाह है, ये तो कहाँ का है? डोवर। और दूसरा देखिए हम यहाँ बंदरगाह देखते हैं, कहाँ का है? फ्रांस। और फ्रांस का जो बंदरगाह है जिसका नाम है कैलाइस। इन दोनों के बीच के अंदर देखिए जलयान आते और जाते हैं, यानी पूरे दिन भर फेरी लगाते रहते हैं। एक तो दूरी कम है, और इंग्लिश चैनल को पार करके देखिए दोनों देशों के जलयान यात्रियों को, डाक को या अन्य कीमती सामान का क्या करते रहते हैं? आयात और निर्यात, अर्थात उनका आवागमन होता रहता है। ऐसे स्टेशनों को या ऐसे जलयानों को, ऐसे पोर्टों को कहा जाता है पैकेट स्टेशन। यहाँ देखिए उदाहरण, इंग्लिश चैनल के आर पार इंग्लैंड में डोवर तथा फ्रांस में कैलाइस। ये पूछा जा सकता है पैकेट स्टेशन का उदाहरण, तो आप उदाहरण लिख सकते हैं इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, और स्थान कौन से? डोवर और कैलाइस। और यहाँ इन दोनों पोर्टों के बीच में जो जलयानों का आवागमन हो रहा है उसे क्या कहा जाता है? पैकेट स्टेशन कहते हैं, या फेरी पतन के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखते हैं, देखिए नंबर 4, चौथे प्रकार के पोर्ट अर्थात कार्य के आधार पर, और इसका नाम है आंत्रपो पोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये आंत्रपो जो पोर्ट या पतन है, ये देखिए ये वे एकत्रण केंद्र हैं, यहाँ पर सामानों का क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है। अर्थात एक तरह से ऐसे बंदरगाह जहाँ पर देखिए वस्तु या सामान का क्या किया जाता है? भंडारण की सुविधा उपलब्ध होती है। जैसे व्यापारी माल का क्या कर लेते हैं? स्टॉक कर लेते हैं गोदामों के पास। उसी तरह से
से देखिए ये वो बंदरगाह हैं जो देखिए विभिन्न देशों को या व्यापारियों को भंडारण की सुविधा प्रदान करते हैं, अर्थात उसका क्या करते हैं, एक वितरण केंद्र के रूप में, जहां विभिन्न देशों से निर्यात हेतु वस्तुएं लाई जाती हैं। क्या करते हैं, निर्यात की वस्तुओं को लाते हैं और उनका क्या करते हैं, भंडारण करते हैं। जैसे यहां पर देखिए सिंगापुर एशिया के लिए एक आंत्रपोपतन है। तो देखिए सबसे बड़ा यदि एशिया के पोर्ट की बात करते हैं तो सिंगापुर किसके नाम से, भंडारण बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ये अनेक देशों को सुविधाएं प्रदान करता है वस्तुओं का, सामान का भंडारण करने का। और देखिए यूरोप के अंदर देखते हैं रॉटरडम, ये कहाँ का बंदरगाह है, ये नीदरलैंड का है यूरोप के लिए। और उसके बाद एक यूरोप का और बंदरगाह जिसका नाम क्या है, कोपेनहेगन, और ये कहाँ पर है, ये बंदरगाह पाया जाता है देखिए बाल्टिक सागर के अंदर के लिए आंत्रपोपतन है। तो 3 एग्जाम्पल हैं हमारे पास, एक तो देखिए सिंगापुर, दूसरा रॉटरडम और तीसरा कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन कहाँ किसके नाम से जानी जाती है, कोपेनहेगन भी देखिए इसे बाल्टिक सागर की कुंजी भी कहा जाता है बच्चों। और उसके बाद यूरोप का एक और है रॉटरडम, कौन से देश में, नीदरलैंड के अंदर। और यहां पर देखिए एशिया का एक देश जिसका नाम क्या है, सिंगापुर। इस तरह से देखिए अब हम और देखते हैं इसमें अगला देखिए प्रकार, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है ये देखिए नौसेना के लिए बनाए गए बंदरगाह हैं जो सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और प्रत्येक देश के देखिए अपने तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए नौसेना के क्या बनाए जाते हैं, पोर्ट या बंदरगाह या पतन बनाए जाते हैं। बच्चों आपको पता भी होगा या आप याद करिए, भारत का नौसेना का देखिए पोर्ट किन से बंदरगाह को कहा जाता है, और उसका चित्र भी दिखाया गया है यहाँ पर, केरल राज्य में स्थित है। जल्दी से याद करो कौन सा नौसेना पोर्ट है भारत का, तो देखिए भारत का नौसेना जो पोर्ट है उसका नाम क्या है, कोची। कौन से राज्य में स्थित है बच्चों, ये केरल राज्य में स्थित है। आगे देखिए अब पढ़ते हैं, ये केवल सामरिक महत्व के पतन है, यानी ये कैसे पोर्ट है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं ये बंदरगाह। ये पतन युद्धक जहाजों को सेवाएं देते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा, नौसेना के देखिए यहाँ पर जो लड़ाकू जलयान होते हैं वो कहाँ पर रोके जाते हैं, उनके लिए अलग से बंदरगाह बनाया जाता है जहाँ पर माल और यात्रियों का आवागमन नहीं होता है। तो यहाँ पर इनके जो पोताश्रय होते हैं उसमें क्या खड़े रहते हैं, युद्धक देखिए जहाजों को खड़ा किया जाता है यहाँ पर। उसके बाद देखिए तथा उनके लिए मरम्मत कार्यशालाएं चलाते हैं, अर्थात किसी प्रकार की इन जलयानों में कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए उनकी क्या बनाई गई, कार्यशालाएं, वर्कशॉप भी बनाई गई हैं। और देखिए कोची तथा कारवाड़ भारत में ऐसे पतनों के उदाहरण हैं। अगर भारत के एग्जाम्पल पूछे जाएं एग्जाम के अंदर तो एक तो कौन सा है, कोची, और दूसरा कौन सा है, कारवाड़। इस तरह से देखिए बच्चों हम इन्हें कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार। परीक्षा में पूछा जाए तो किसे कहा जाता है, पोर्ट, बंदरगाह या पतन को कहा जाता है। और हमने विभिन्न प्रकार के एक एक करके बंदरगाहों को पढ़ा। और अब देखिए हम पढ़ेंगे मुक्त व्यापार की पूरे विश्व में आज के दिन क्या स्थिति है और किस तरह से मुक्त व्यापार फल फूल रहा है या नुकसान का सौदा हो रहा है। तो देखिए हम यहां पर देखते हैं मुक्त व्यापार की स्थिति। तो देखिए व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलने, यानी अर्थव्यवस्थाओं को क्या करना है, पूरे विश्व के लिए खोलना, ओपन करना। कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कैसी होती हैं, बंद होती हैं, क्लोज होती हैं, अर्थात दूसरे देशों से वो आयात निर्यात नहीं करते हैं। खोलने का कार्य मुक्त व्यापार अथवा व्यापार उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। देखिए जिन देशों की अर्थव्यवस्थाएं ओपन होती है उन्हें क्या कहा जाता है, व्यापार का उदारीकरण, या क्या कहा जाता है, मुक्त व्यापार कहा जाता है। यह कार्य व्यापारिक अवरोधों, अब देखिए व्यापार करने में विभिन्न प्रकार के अवरोध भी आते हैं, जैसे सीमा शुल्क, क्योंकि यहां पर देखिए बॉर्डर पर क्या लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है, उसे कहा जाता है सीमा शुल्क को घटाकर किया जाता है। अगर देखिए मुक्त व्यापार करना है, व्यापार का उदारीकरण करना है तो देखिए टैक्सेज में क्या देनी पड़ती है, विभिन्न प्रकार की छूटें देनी पड़ती हैं। और आगे देखते हैं घरेलू उत्पादों
एवं सेवाओं से प्रतिस्पर्धा करने के लिए व्यापार उदारीकरण सभी स्थानों से वस्तुओं और सेवाओं के लिए अनुमति प्रदान करता है। तो कहने का मतलब है कि चाहे हमारे घरेलू उत्पाद हो या हमारी देखिए सेवाएं हो, उनको क्या करनी पड़ती है, प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। किसके लिए? व्यापार के अंदर जब उदारीकरण हो जाएगा, जब दूसरे देशों की वस्तुएं एक देश से दूसरे देश में आने जाने लगेंगी, तो देखिए वहां के जो लोग हैं उन वस्तुओं को ज़्यादा खरीदेंगे, जिसका मूल्य क्या होगा, सबसे कम होगा। अब देखिए जब मूल्य की बात आती है तो वहां पर वस्तुओं को बेचने के लिए क्या आ जाती हैं, प्रतिस्पर्धाएं, और कंपनियों के अपने मूल्य को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। आगे देखिए, भूमंडलीकरण और मुक्त व्यापार विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को उन पर प्रतिकूल थोपते हुए, तो कहने का मतलब है जो विकासशील देश हैं वो इस प्रतिस्पर्धा के अंदर टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी लागतें ज़्यादा होती है और क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा उपयोग नहीं कर पाते, और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के अंदर देखिए उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, उनके व्यापार पर कैसा पड़ता है, प्रतिकूल पड़ता है। आगे देखिए, तथा उन्हें विकास के समान अवसर न देकर बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास विकास के समान अवसर तो होते नहीं हैं और इसलिए उनके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। आगे देखिए, यहां पर आता है एक डंप करना। अब ये एक अवधारणा भी पूछी जाती है। देखिए, मूल्य निर्धारित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है डंप करना। कई बार देखिए कई देश ऐसे होते हैं लागत से भी कम मूल्य को कर देते हैं और अपनी वस्तुओं को बाजार में बेच देते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, डंप करना कहा जाता है। देखिए, लागत की दृष्टि से नहीं वरन भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग कीमत की किसी वस्तु को दो देशों में विक्रय करने की प्रथा डंप करना कहलाता है। मान लीजिए किसी देश के पास कोई वस्तु है, अब उसे देखिए उस देश के अंदर बेचना है, जैसे एक भारत और एक चीन, यूएसए को दो वस्तुओं को बेचना है या एक ही वस्तु को बेचना है। अलग अलग देशों के अंदर उसके अलग अलग मूल्य होते हैं, लेकिन उन देशों के अंतर्गत वो देखिए लागत से भी कम यदि मूल्य पर बेच देता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, डंप करना कहलाता है। आगे देखिए, देशों को भी डंप की गई वस्तुओं से सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब देखिए, एक देश लागत से कम कीमत पर बेच सकता है, लेकिन सभी देश थोड़ी बेच सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर देखिए बाजार में प्रतिस्पर्धा होने के कारण डंप कर दिया जाता है, अर्थात उसके मूल्य में कमी कर दी जाती है और मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, डंप करना। क्योंकि मुक्त व्यापार के साथ इस प्रकार की सस्ते मूल्य की डंप की गई वस्तुएं घरेलू उत्पादकों को नुकसान पहुंचा सकती है। अब मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी देश ने अपनी वस्तुओं के मूल्य को क्या कर दिया, डंप कर दिया, तो विश्व के ज़्यादातर देश उसको खरीदेंगे और उसके घरेलू देश की जो देखिए वस्तुएं थी उनका नुकसान होगा। क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सस्ते मूल्य पर वस्तुएं मिल रही हैं तो घरेलू मूल्य की ऊंची लागत की वस्तुओं को क्यों खरीदा जाएगा। तो व्यापारियों का ध्यान कहां पर होता है, जिनकी लागत कम होती है अर्थात जिसका मूल्य कम होता है उस वस्तु को ज्यादा खरीदते हैं। बच्चों, इस तरह से आज का हमारा अध्याय समाप्त हो जाता है। इसके अंदर देखिए हमने पूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर देखिए हमने बंदरगाहों का अध्ययन किया। इससे पूर्व में दो वीडियो और हमने देखे। प्रथम वीडियो के अंदर तो देखिए हमने अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार था उस व्यापार का अर्थ, उसका प्रकार और उसका इतिहास, बच्चों याद होगा उसमें मैंने आपको बताया था दास व्यापार भी। और उसके बाद देखिए दूसरे वीडियो के अंदर हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित अन्य विधाओं को भी पढ़ा और अन्य विधाओं में WTO और उसके साथ साथ देखिए कुछ प्रादेशिक व्यापारिक संघों के बारे में भी पढ़ा, समूह के बारे में भी हमने जाना। और आज के वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार को पढ़ा। बच्चों देखिए, जिन भी मैंने बंदरगाह के बारे में या पोर्ट या पतन के बारे में बताया उनको मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कोशिश करना और अपनी एटलस के अंदर उनको ढूंढने की कोशिश भी करना। जैसे भारत का
कोलकाता बंदरगाह कौन सी नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। इसी तरह इंग्लैंड का एक बंदरगाह जिसका नाम क्या है? मैनचेस्टर। और एक बंदरगाह मैंने और भी बताया था, देखिए सिंगापुर। इस तरह से आप इन बंदरगाहों को देखिए, एटलस के अंदर विश्व के मानचित्र में ढूंढने की कोशिश करना, फिर खाली मानचित्रों में इनको भरना, ताकि आपको स्थायी रूप से चीजें क्या हो जाए? याद भी हो जाए और परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं मानचित्र कौशल के अंतर्गत। और इसके बाद हम देखिए पढ़ेंगे इसके अभ्यास प्रश्न, उसका मैं दूसरा वीडियो लेके आऊंगा बच्चों। तब तक के लिए सभी को एक बार फिर पुनः नमस्कार।